29 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़ बात करता है चैट बॉट की। चैट बॉट जो काम करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। आप इनको इनपुट दीजिए, ये प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देंगे। चैट जीपीटी जो एक यूएस की कंपनी है ओपन एआई, इसने बनाया है। इधर बात करेंगे R1 को। R1 को बनाया है चाइनीज़ कंपनी डीप सीक ने। सेकंड आता है पैरामीटर। पैरामीटर मतलब आप इनको जब इनपुट देते कितना प्रोसेस करके ये आपको आउटपुट दे देते। चैट जीपीटी में 450 मिलियंस पैरामीटर्स है, लेकिन R1 में पैरामीटर 673 मिलियन से, जो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्पीड है। थर्ड आता है चैट जीपीटी पेड सोर्स कोड है, आपको $200 का पेमेंट करना होगा। लेकिन R1 एक ओपन सोर्स कोड है, तो कोई भी ऐप्स डेवलपर इसको यूज़ करके अपने ऐप्स बना सकता है। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 में मेंस में चैट बॉट पे क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस आर्टिकल पे जो बात करता है चाइल्ड मैरिज लॉ की। 2006 में हमने एक एक्ट बनाया, प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अभी इस एक्ट को पूरे हुए 20 ईयर, तो डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम में या मेंस में कहीं ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। चाइल्ड मैरिज लॉ, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया था संजय चौधरी का। जब इनकी शादी हुई तब ये 12 साल के थे, आज ये 20 साल के। उनकी पत्नी की उम्र उस टाइम पे 9 साल की थी। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए, उनको चाहिए था डिवोर्स अपनी पत्नी से। हमें पता है अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो कोर्ट में टाइम जाग जाता है। तो किसी ने इनको सुझाव दिया, आप ना जो हमारा 2006 का एक्ट है PCMA, उसके अंडर में सेक्शन 3 आता है, उसके अंडर चले जाइए। वहाँ पे आपको डिवोर्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपकी शादी झटके में नलीफाई हो जाएंगी। जो सेक्शन 3 है PCMA का, ये अलाउ करता है एनी पार्टी को, मेल फीमेल, आपकी जब शादी हो जाती है, जब आप बच्चे होते हैं, आप बाद में अपनी शादी को कैंसिल कर सकते हैं जब आप 18 साल के बाद 20 साल के हो जाते हैं, अटेनिंग मेजोरिटी। राइटर का पूछना है यहाँ पे आपने ये आर्टिफिशियल लाइन क्यों खींच दी, जहाँ पे हमारा 6 का जो एक्ट है प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसमें चाइल्ड को कहा जाता है, लड़की हो तो 18 साल, लड़का हो तो 21 साल। लेकिन 1875 के मेजोरिटी एक्ट में लड़की के लिए 18 साल भी है, साथ ही लड़के के लिए भी 18 साल है। तो हमारा जो प्रोविजन आता है PCM में, प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में, ये बोथ मेल को भी फीमेल को भी अपनी शादी कैंसिल करने के लिए अलो करता है जब आप 20 साल के हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, क्या एक मेन जो अपनी शादी को कैंसिल कर सकता है एट 23 ईयर पे या 20 ईयर पे, मतलब हमारे यहाँ पे जो मेल होता है, बच्चा बॉयज़ होता है, उसकी शादी 20 ईयर 1 में हो जाती है। तो क्या वो उसको 18 साल पकड़ेंगे अगर वो छोटा था, या 23 ईयर पकड़ेंगे या जो बड़ा था 21 साल का, ड्यू टू जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस इन मिनिमम एज ऑफ मैरिज। मतलब लड़के के लिए ज़्यादा हो जाएगा 23 ईयर, लड़की के लिए 20 ईयर, ये डिफरेंस बन जाता है। उसी पे मद्रास हाई कोर्ट में एक केस आया था 2011 में T शिव कुमार का, जहाँ पे कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया था, ये उनका कहना था ये क्रिएट करता है एक अनफेयर डिसएडवांटेज फॉर मैरिड मेन के लिए एट 20 पे। अगर किसी की शादी 20 साल में हो जाती है तब वो 80 साल से बड़ा है, डिस्पाइट बीइंग मैरिड बिलो लीगल एज, तो वो अपनी शादी को नॉट टू एबल एनुअल वो शादी कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा है आप इंटरप्रिटेट कीजिए, जो एज लिमिट है आप उनका 23 कर दीजिए। तो फिर आते इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, उन्होंने कहा डिफरेंस इन मिनिमम एज ऑफ ए मैरिज स्टेम फ्रॉम पैट्रिकल नोशन। शादी की उम्र कम करना ये हमारी मानसिकता दिखाता है पैट्रिक की, जहाँ पे एक्सपेक्ट करता है मेन से वो एक बड़ा हो, साथ ही फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो मैरिज के लिए। लेकिन जो लड़की होती है उनको सेकेंडरी पार्टनर का रोल दिया जाता है, साथ ही चाइल्ड बेरर्स का। तो उनका कहना है इट ओपन दैट सेम एज लिमिट होनी चाहिए, जहाँ पे विद इन 20 ईयर ऑफ एज आप अपनी शादी को नलीफाई कर दे अगर आपकी चाइल्ड मैरिज हो जाती है। ये बात करेंगे साथ ही प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी के साथ में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था इंडिपेंडेंट थॉट का। उन्होंने कहा है
मेल के लिए जो एनरोलमेंट टाइम है अपना 23 ईयर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे वुमन के लिए कोई बात नहीं की थी, वुमन के लिए सिर्फ रखा था 20 ईयर। ये जेंडर डिफरेंस यहाँ पे बन जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी पे पॉइंट किया। दिस इंटरप्रिटेशन रिजल्ट इन सब्सटेंटिव अनफेयर डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि मेल को ज़्यादा टाइम मिलता है देन वुमन को टू एग्जिस्ट अ चाइल्ड मैरिज। अगर मेल ने कहा कि मुझे शादी कैंसिल चाहिए तो जल्दी हो जाएंगी, वो टाइम उसको लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन वुमन के लिए विंडो काफ़ी छोटी है। लिविंग वाइव्स अनप्रोटेक्टेड एंड डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड, ये डिटरमाइन अंडरमाइन करता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीएमए का। हमें प्रोटेक्ट करना है, साथ ही एडवांस करना है वुमन का स्टेटस। तो उसी पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में आया था, जो अभी लैप्स हो गया। इन्होंने कहा था हम यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज करेंगे, गर्ल की भी बॉयज़ की भी 21 पे। हमारा मोटो है हमें डिले करना है प्रेगनेंसी को, साथ ही मैरिज को। हम एडवांस करेंगे गर्ल्स की एजुकेशन को। लेकिन राइटर का कहना है ये काफ़ी हार्मफुल कर सकता है। कैसे, देखते हैं। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता है 18 साल आपके सारे मेजर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के लिए। आप वोटिंग कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो प्रॉपर्टी को, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और बाकी बहुत कुछ। लेकिन टू डिले सिविल राइट टू एंटर इनटू मैरिज एंड ये ब्लर करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, जिनको डिप्राइव हो जाता है अपना राइट बिटवीन 18 to 20 ईयर के बीच में। उनका राइट है राइट टू लाइफ का, लिबर्टी का एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। ये 3 सालों के अंदर की बात है, 18 to 20 ईयर। तो हम बढ़ाएंगे रेजिंग एज ऑफ मैरिज का। इनका कहना ठीक है, अगर आपने शादी की उम्र बढ़ा दी, वुमन के लिए भी 21 कर दे, तो फर्दर एक्सटेंड बन जाएगा स्टेट का एंड पेरेंटल कंट्रोल ओवर गर्ल पे। क्योंकि अगर आपकी शादी कम उम्र में हो जाती है तो स्टेट आपके कंट्रोल करता है, अगर आप घर में हो तो पेरेंट आपके कंट्रोल करते हैं। टू बी विथ अ पार्टनर ऑफ देयर चॉइस, साथ ही प्लेस करता है ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डिप्रेशन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड हेल्थ सर्विसेज में। अगर आपकी शादी चाइल्ड मैरिज है तो आप किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते नहीं, या फिर आपको कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता, आपको डर लगता है कहीं आप पे क्रिमिनल केस ना बन जाए। इन्होंने बात की है जेंडर इक्वलिटी की, साथ ही इंप्रूव करना है हेल्थ मैटरनल को। हमें अचीव करना है थ्रू लेस रिस्ट्रिक्टिव, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन चाहिए नहीं, एंड मोर सब्सटेंटिव अल्टरनेटिव्स। जैसे हम एक्सेस देंगे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 18 ईयर्स, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे फोकस करेंगे, बैरियर फ्री एक्सेस देंगे हेल्थ केयर सर्विसेज का, साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे फोकस रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका जो 5 नंबर का गोल है जेंडर इक्वलिटी का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप एक डायग्राम वहाँ पे बना दीजिए जेंडर इक्वलिटी की। अब चलते हैं आगे। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है बनकचेरला प्रोजेक्ट, जो आंध्र प्रदेश में है गोदावरी रिवर पे, जहाँ पे लिंक करना है वाटर्स ऑफ गोदावरी का एंड कृष्णा का। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, डिनोटिफाइड ट्राइब्स। हमने ऑलरेडी 12 जून एंड 12 जनवरी एंड 21 जनवरी को ये टॉपिक किया था डिनोटिफाइड ट्राइब्स का। सिमिलर पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुए। यहाँ पे हमें एक कीवर्ड मिलता है आदि ट्राइब का। आदि ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं यूनियन बजट पे। बजट क्या होता है देखेंगे। बजट एक गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट होता है, जहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर, टैक्सेस टू इट प्लान्स टू लेवी, साथ ही अदर ट्रांजेक्शन जो अफेक्ट करते इकोनॉमी को, साथ ही हमारे सिटीजन्स को। बजट के 3 मेजर कंपोनेंट आते हैं, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड डिफिसिट इंडिकेटर्स। फर्स्ट देखेंगे एक्सपेंडिचर को, ये बेस होता है, इसके 2 टॉपिक आते हैं। फर्स्ट आता है ये बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट्स ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज, मतलब आपके पास एसेट है या आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज है। उसमें फर्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में 2 पार्ट आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे हमारा पर्पज है हमें इंक्रीज करना है एसेट ऑफ ड्यूरेबल नेचर की, साथ ही रिड्यूस करना है हमारी लायबिलिटीज़ को। हमने कोई स्कूल बनवाया या कोई हॉस्पिटल बनवाया
तो हम बनाएंगे नया एसेट। सेकंड आता है एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर जो ऐड नहीं करता है एसेट या रिड्यूस नहीं करता है हमारे लायबिलिटीज, मतलब हमें वो करना ही करना है। एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें भी आता है डिपेंडिंग ऑन मैनर इन विच अफेक्ट्स डिफरेंट सेक्टर, जैसे जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड ग्रांट इन नीड, ये एक्सपेंडिचर का अगला पॉइंट है। फर्स्ट आता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे हमें सम करना है एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज पे, मतलब सेकंड एंड थर्ड को मिला के हम बनाते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगला आता है इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक सर्विसेज, जहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर करना है ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे, रूरल डेवलपमेंट में एंड एग्रीकल्चर में। अगला आता है सोशल सर्विसेज, हम एजुकेशन पे एंड हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक आता है रिसिप्ट पे, गवर्नमेंट को कहाँ से रिसिप्ट आती है। इसके 3 कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई इनकम कहाँ से, तो गवर्नमेंट का ही है। रिसिप्ट नॉट एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन लायबिलिटीज, मतलब ये कल आपको रिटर्न देना नहीं है, ये आप पे कोई जिम्मेदार नहीं है, ये जो रेवेन्यू आया है ये आप ही का है। जो कंपेयर होता है टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू से, मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है या जो नॉन टैक्स पेमेंट आता है गवर्नमेंट को, इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड आता है नॉन डेट रिसिप्ट, जहाँ पे ये पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट का, कोई एडिशनल लायबिलिटीज गवर्नमेंट पे नहीं आती, नॉन डेट, मतलब गवर्नमेंट के जितना भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसमें जितना डिसइन्वेस्टमेंट आता है ये यहाँ पे ऐड होता है। गवर्नमेंट जितना लोन देता है ये उसकी रिकवरी हो जाती है। थर्ड आता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट है लेकिन आप पे वो डेट बना देता है, ज़्यादा लायबिलिटी बन जाती है, साथ ही आपको इसका बाद में पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, डेफिसिट इंडिकेटर पे। फर्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट, जहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, साथ ही आपको रेवेन्यू कितना आया है, जो रिसिप्ट पे भी और नॉन डेट रिसिप्ट से भी। डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट रिसिप्ट, ये इंडिकेट करता है कितना गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है नेट टर्म्स पे। सेकंड आता है प्राइमरी डेफिसिट, जहाँ पे डिफरेंस रहता है फिस्कल डेफिसिट का, साथ ही इंटरेस्ट पेमेंट का। गवर्नमेंट मार्केट से पैसा लेता है तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट बार बार देना होता है, तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दें हमें मिलेगा प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड आता है रेवेन्यू डेफिसिट, डिराइव करते डिडक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट से। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा देते हैं तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है। हमारा कुछ फिस्कल रूल है, इससे पे सारी इकोनॉमी चलती है। इसके लिए एनके सिंह कमेटी आई थी, उनके रिपोर्ट पे हमने फिस्कल रूल बनाया है। हमारा 3 पॉलिसी टारगेट है, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मेंटेन करता है एक स्पेसिफिक लेवल को। हमें हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कितना रखना है, कम से कम रखना है। उन्होंने कहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 40% होना चाहिए, स्टेट का 20% होना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो, और दोनों को मिला के 60% डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए। अगला आता है फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशियो टारगेट, जिसको कहते हैं फ्लो टारगेट। डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं स्टॉक टारगेट। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशियो इसको कहते हैं फ्लो टारगेट। आपका फिस्कल डेफिसिट आपके जीडीपी से कितना कम हो, कम से कम 6% से नीचे होना चाहिए। थर्ड आता है रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी रेशियो, जिसको कहते हैं कंपोजिशन टारगेट। ये कम से कम हो, 0 तो बेटर। दो बोथ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कैन पोटेंशियली एक्ट एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू मीट स्पेसिफिक सेट ऑफ फिस्कल रूल। हम एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एडजस्ट करके हमारे फिस्कल रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हमने बनाया है। हम क्या करेंगे, हमें बूस्ट करना है हमारी इकोनॉमी को या फिर लेबर इनकम को, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में स्टिमुलेट करेंगे इकोनॉमी में। लेकिन इस पे आता है फिस्कल रूल्स कैप और एक्सपेंडिचर। हमारा फिस्कल रूल कहता है आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कीजिए या ज़्यादा खर्चा ना कीजिए, हम आप पे कैप लगा देंगे। सेकंड आता है एक्सपेंडिचर इज एडजस्टेड, जब आपका डेट रेशियो
और डेप्रिसिएशन रेशो ज़्यादा हो जाता है टारगेटेड लेवल से, तो आप अपना इनकम या अपना एक्सपेंडिचर एडजस्ट कीजिए। यहाँ से प्रीलिम में भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है जीएस 3 में। अभी हमने जो देखा उसी पे 2018 की प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। हमें ढूंढना है यहाँ पे करेक्ट। फर्स्ट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्ट। अभी हमने देखा एनके सिंह, ये इनडायरेक्टली उसी का जिक्र कर रहा है। इन्होंने रिकमेंड किया है डेट टू GDP रेशो, हमने अभी इसकी बात कही, इसको कहते हैं स्टॉक टारगेट। इन्होंने कहा है आप 60% रखिए, जहाँ पे जनरल का कंबाइन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट का बाय 2023 तक, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% रहेगा डेट टू GDP रेशो एंड स्टेट का 20% रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने इनडायरेक्टली इस न्यूज़ में से भी कवर की, तो हम हमारा ऑप्शन बी हटा देंगे। सेकंड कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए डोमेस्टिक लायबिलिटीज 21% ऑफ GDP एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ GDP ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये बात सिंपल कह रहा है, जो लायबिलिटीज आती है, जो जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल एंड स्टेट। अभी जो स्टेटमेंट 2 है एंड स्टेटमेंट 1 है, आप दोनों को एक जगह पढ़ के देखिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रहा है तो उनकी लायबिलिटी ज़्यादा रहेंगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू GDP रेशो अगर 40% है तो इसका मतलब उनकी लायबिलिटीज भी ज़्यादा है, और स्टेट का अगर 20% है तो कंपेयर टू सेंटर स्टेट की लायबिलिटीज कम रहेगी। ये लॉजिक लगा के हम ऑप्शन बी हटा सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो देखते देखते हमारा डी ऑप्शन कट हो जाता है। थर्ड आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, जहाँ पे मैंडेटरी है स्टेट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लीजिए रेजिंग एनी लोन, अगर आप पे पुराना कुछ लोन बाकी है। ये बात बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता ही है। ये पॉइंट हमारा लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाता है आंसर C 1 and 3। अब आते हैं इस छोटी न्यूज़ पे। WHO इन्होंने कहा है आप यूज़ कीजिए लोअर सोडियम सॉल्ट को, उसकी जगह पे कुछ अलग लीजिए। हमें रिड्यूस करना है सोडियम इनटेक टू लेस दैन 2 ग्राम पर डे। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती। हमें रिप्लेस करना है टेबल सॉल्ट को विथ लोअर सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, जिसमें हो पोटेशियम। जो सोडियम है एंड जो वाटर है, सोडियम जिसमें सॉल्ट रहता है एंड वाटर। जब भी हम खाना खाते तब सोडियम के साथ पानी भी पीते खाते टाइम, वो ट्रैवल करता है ह्यूमन बॉडी में, ये सॉल्ट भी ये वाटर पे। सॉल्ट फोर्स करता है बॉडी को आप पानी साथ में लेके चलिए। सो ज़्यादा खाने से ईटिंग टू मच सॉल्ट मीन्स मोर वाटर इन हमारे ब्लड वेसल में। इस वजह से बाद में हमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकते हैं, जिसमें आता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इश्यूज, एंड हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक को। बस आपको खाने में सॉल्ट में कम सोडियम यूज़ करना है और फोकस होना चाहिए आपका पोटेशियम में। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अब आते आगे। सुप्रीम कोर्ट की जो जर्नी रही है ये रिफ्लेक्ट करती है इवोल्यूशन इन राइट्स एंड रीच में। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है GS 2 में। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट को 70 ईयर पूरे हो गए, 75 ईयर, डायमंड जुबली ईयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा है कोर्ट के सामने 3 मेजर चैलेंजेस है। फर्स्ट आता है पेंडेंसी, वो इस वजह से जस्टिस में डिले हो जाता है। सेकंड आता है लिटिगेशन कॉस्ट, ये ज़्यादा हो रहा है। थर्ड आता है प्रैक्टिस ऑफ फॉल्सहुड, मतलब सर झूठे बातें पे कोर्ट चलता है, झूठे गवाह, झूठे डॉक्यूमेंट्स या फॉल्सहुड। तो हमें इसको चेंज करना है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है जुडिशरी का, ये डिपर रिकॉग्नाइज करता है जो जस्टिस है, जो प्रिंसिपल भी हो साथ ही प्रैक्टिकल भी हो। हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है जस्टिस का उसको पूरा करना है, जिसमें आता है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। हमारे प्रिएम्बल में जस्टिस की 3 बातें कही है, सामाजिक, आर्थिक एंड राजकीय न्याय। हमारा कोर्ट का काम शुरू हुआ था फ्रॉम
पर्सनल लिबर्टी से टू इन्वायरमेंटल इशू तक, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्राइवेसी तक, साथ ही राइट टू इंफॉर्मेशन तक। हमने शुरुआत की थी जहाँ पे हमने स्ट्रेंथन किया था इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को बाय एस्टेब्लिशिंग वोटर राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट एंड एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कैंडिडेट का क्या क्राइटेरिया है, आपने उनको क्यों अपना कैंडिडेट बनाया है, आप हमें बताइए। पॉलिटिकल पार्टी को ये जजमेंट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। साथ ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये इंक्लूड करता है राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, कि इस बेस पे आपने इस कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप पे भी बात की, कोर्ट ने डिसमेंटल कर दिया इस बात को एम्प्लॉयमेंट में। बहुत सारे जजमेंट जेंडर स्टीरियोटाइप पे सुप्रीम कोर्ट के आए। बात करते डिजिटल राइट्स की, एक नया फ्रंटियर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है, जिसके जो वेज रिस्ट्रिक्शन है ऑनलाइन स्पीच पे एक्सटेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू डिजिटल स्पेस में भी। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, कोर्ट ने इसको ब्रॉडन किया है एफर्मेटिव एक्शन पे, जो इंक्लूड करता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, जो आता है EWS में। ये रिजोल्यूशन फोकस करता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, रिकॉग्नाइज करता है डाइवर्स फॉर्म ऑफ डिसऑर्डरेज इन मॉडर्न सोसाइटी में। हमें स्ट्रेंथन करना है इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक लैंडस्केप पे जो जुडिशरी जजमेंट आते हैं ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं। हमने इंजेक्ट किया है क्लैरिटी, इफिशिएंसी, साथ ही फेयरनेस को, बीट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आया था 2016 में। यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही सकता है इस बार। सेकंड आता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सेशन एक्ट, साथ ही हमने स्ट्रेंथन किया है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को। अब आते हैं हमारी आखिरी उस पे, हम चलेंगे सर्बिया जिसकी कैपिटल आती है बेलग्रेड। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, बस हेडिंग पढ़े और छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में हेडिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, न्यूज़ में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ से क्यों मिलता है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया ड्यू टू वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था एंटी ग्राफ्ट का। हमें यहाँ पे एक सिटी मिलती है, नाम है नोवी सैड। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है। थैंक यू।